प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों ने एनडीए गवर्नमेंट के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत शपथ ग्रहण समारोह विदेशी अतिथियों के बीच में आयोजन के बीच में सरकारी अनुक्रमों और उससे रिलेटेड तमाम गतिविधियों को देख लिया होगा। मैं आशा नहीं विश्वास रखता हूँ कि आप लोग अपने अध्ययन के प्रति, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य हो या साक्षात्कार, अगर आप संजीदा हैं और आप में पैरेलल शिक्षक बनने का कंपटीशन नहीं है। देखिए, इतने दिन से हम आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन किसी दिन मैंने आपको ये कहा कि आप यूजीसी की तैयारी करते हैं, नेट का एग्ज़ाम देते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं? नहीं, मैं विशुद्ध कंपटीटर की बात कर रहा हूँ, जिसमें अधिकारी बना जाता है, न्यायिक अधिकारी या अभियोजन अधिकारी। कहने का मतलब यह है कि एक जो कॉम्पिटिटिव सिलेबस है, चाहे अपने यूपी एपीओ का सबसे छोटा सिलेबस हो, चाहे अपने यूपी का ही हायर जुडिशरी का सबसे बड़ा वाला सिलेबस हो, न्यायिक सेवा के लिए जो अपने और अन्य राज्यों में सिलेबस निर्धारित हैं, उसमें सबसे बड़े और छोटे का सौभाग्य अपने उत्तर प्रदेश को ही हासिल है। इस बार जो आपका एपीओ का एग्ज़ाम होना है, उसके रेगुलेशन में क्या सरकार कुछ बदलाव करेगी? सिलेबस बदलने के लिए तो बदलाव करना ही पड़ेगा, विधानसभा का सेशन लाना ही पड़ेगा, ये तो आपको पता है। यह भी मानिए कि अगर सरकार उसके प्रक्रिया में कुछ बदलाव करना चाहती है, जैसे राजस्थान सरकार ने किया कि अभियोजन अधिकारी वाले पद में साक्षात्कार खत्म कर दिया, प्रारंभिक परीक्षा दीजिए और मुख्य परीक्षा दीजिए। हालांकि बाद में जब वो चीज़ नोटिफाइड हो गई तो उच्च स्तरीय पदाधिकारियों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया कि कम से कम इस परीक्षा में 50 नंबर का इंटरव्यू तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी रूल बदल गया है। क्या ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश सरकार त्वरित भर्ती करने के निस्बत करने जा रही है? सिलेबस में क्या नई संहिताओं को रखने जा रही है, जिसका मैं व्यक्तिगत तौर पर पिछले 2 महीने से रेगुलर आपसे कहता हूँ कि आप अनिवार्य रूप से तीनों संहिताएं पढ़िए। पुराने के साथ नया भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मैं अपने यूपी एपीओ मेंस की सीरीज़ से जुड़े हुए समस्त अधिवक्ता बंधुओं और बहनों समेत आप सभी से कहना चाहूँगा कि अब तक की जो टेस्ट सीरीज हमने कराई 22 वाले बैच में भी और 23 के निस्बत, चाहे 24 में वैकेंसी 24 करके आए या 23 जोड़ के आए, वो अलग माजरा है। लेकिन सबके लिए हमने जो अभी भी कंटिन्यू कर रखी है, उसमें तीनों संहिताओं में से किसी को शामिल नहीं किया है। लेकिन यह बात ज़रूर है कि जब वो सिलेबस में इंक्लूड होगा तो जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ना चाहेंगे और नए वाले भी। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ऑलरेडी जो जुड़े हैं उनको उतना नहीं पे करना पड़ेगा, पर पेपर उनको 100 रुपये कम देने पड़ेंगे। लेकिन जो नए रूप से जुड़ेगा, जो अभी तक जुड़ा ही नहीं है, तो उसको तो पूरा देना पड़ेगा, जो हम उसका पूरा मूल्य निर्धारित करेंगे। ये आवश्यक रूप से आप तैयारी में रहिए, क्योंकि घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा है। सरकार अपने कार्य के लिए अग्रसर है। सत्ता में जो स्थितियां हैं केंद्र स्तर पर थोड़ी अन्यमनस्क करने वाली तो हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो लचर हों या उसको हमेशा डगमगाता हुआ ही पाए। नहीं, अभी कम से कम मेरा मानना चाहिए कि 6 महीने स्मूथली चलने वाला है, अगर कोई बहुत बड़ा हाला हवाली नहीं हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि बगैर किसी विवाद के 5 साल निकल जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर समझदारी से काम लिया प्रशासकों ने, जो उसमें काम करने वाले मंत्रीगण हैं और जो गठबंधन दल के जो अन्य दल हैं, उनकी आपसी सूझबूझ प्रधानमंत्री मोदी से समन्वयकारी रही तो आप जानते हैं अल्पमत की ये सरकार है।
पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। सबसे बड़े दल के दौर में भाजपा तो है, लेकिन वह भी समर्थन पाने के लिए जो सामान्य बहुमत है 272 का, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो ये तो खतरा 5 साल रहेगा, लेकिन इसको इतना भी नहीं बड़ा मानेंगे, क्योंकि जो विपक्ष का गठबंधन है वो और टेढ़ा खीर है, उसमें और सारे लोग हैं, तो और मुश्किल सा लगता है। इसलिए कुल मिला के ये मान के चलना है कि चाहे जैसे गिरते पड़ते उठते ये गवर्नमेंट पूरा कर लेंगे, और उसके हिसाब से आपकी जो ये साल भर या साल से 1.5 साल के भीतर जो परीक्षाएं होनी हैं, चाहे हायर जुडिशरी की होनी है, वैकेंसी आई, फार्म भरा जा चुका, लास्ट डेट ख़त्म हो गई, समझ रहे हैं। ऐसे ही आपकी जूनियर डिवीज़न एपीओ का आरओ का आप जान ही रहे हैं। हम आपसे कल के वीडियो में असल में हम डाउनलोड रिकॉर्ड किया था हमने, लेकिन उसको डाउनलोड भी है, हमने केवल सेंड नहीं किया। तो एक वीडियो तो ऐसी है जो कल के डेट में थी, वो कल सुबह करना चाहिए था, लेकिन हम कर नहीं पाए। और आज के में एक बिहार हायर जुडिशरी के लिए आर्बिट्रेशन का पेपर मुझे बनाना था, और साथ ही नेगोशिएबल। तो नेगोशिएबल का तो बन के चला गया, लेकिन 5 तारीख को ही जाना चाहिए था आर्बिट्रेशन, वो नहीं जा पाया है। तो देखिए आज तो नहीं बन पाया, थोड़ा स्वास्थ्य का चक्कर आ गया, लेकिन ये है कि 2-3 दिन में हम उसको बना के भेजेंगे। जो 18 पेपर की सीरीज है बिहार हायर जुडिशरी मेंस के लिए, उसका 6ठा पेपर यानी 1/3 हम करवा चुके हैं आज की डेट में। एक पेपर इसमें छूट गया है, तो ये पेपर भी कंटिन्यूस जारी है। बिहार यूपी को, चूँकि वो पेपर सारे के सारे यूपी में हो गए हैं, इसलिए भी उसकी सार्थकता दोहरी हो गई है। और अब की बार उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी मुख्य परीक्षा में कैसे सवाल पूछेगा, उसका क्राइटेरिया कैसा होगा, ये कुछ निश्चित नहीं है। जो सिलेबस में फोकस आपके नोटिफिकेशन में दिखता है, उसमें केवल ये दिखता है कि इतने पेपर्स हैं और इन सारे पेपर्स में से आएंगे, लेकिन उन सारे पेपर में से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, ये कोई निश्चित कोई रेखा आरेख, कोई निश्चित समय सारणी या सीमा निर्धारित नहीं किया है माननीय उच्च न्यायालय। तो ये भी एक मुस्तबहे वाली स्थिति है। जो मुस्तबहे वाली स्थिति हम लोग, जब नोटिफिकेशन आया और अचानक पता चला कि सिलेबस बदलेगा, नियमावली बदलेगी, हम लोग झेले थे, वैसा कुछ फेस जूनियर डिवीज़न वाले बच्चों को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम बाय सेम उसी समय चेंज हो चुका है। लेकिन वह अन्यमनस्कता कि नए जुड़ेगा तो जो नए पीछे वाले पुराने वाले के साथ रहेगा, या पुराना वाला बिल्कुल हटा देंगे इत्यादि, इन सब के लिए जो एपीओ का बैच होगा या एपीओ के जो बच्चे हैं, वो ज़रूर जब तक वैकेंसी आ नहीं जाती और फुल नोटिफिकेशन में वो अपना सारा कुछ कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया धरा देख नहीं लेते, तब तक दिमाग उलझा रहेगा। आप लोगों ने बड़े शिद्दत के साथ इंतज़ार किया है। हालांकि 22 में और 23 में क्रमशः एपीओ और जे हुआ है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से बेरोजगारी है और छोटे से पदों पर केवल 42 लोग अंदर गए, बाकी 69 भी पूरी भर नहीं पाई, उसकी वेटिंग का माजरा फंसा ही हुआ है। ये सारी बातें एक निराशाजनक परिस्थिति को दर्शाती हैं, और बेरोजगार युवा को किसी भी सेक्टर में हो, मैं नहीं कहता कि हमारे न्यायिक सेवा और अभियोजन में ही हो, वो शिक्षा जगत की तैयारी कर रहा है, टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन चाहता है, या अधीनस्थ की तैयारी कर रहा है, लेखपाल बनना चाहता है, ये सारे चीज़ों के लिए कहीं भी अगर रोजगार तलाश रहा है, तो ये दौर जो गुजर रहा है बहुत भारी पड़ता है। गर्मी के दिन हो, फिर कड़ाके की सर्दी हो, अपनी परिस्थितियां हों, और उनके बीच में ये इंतज़ार बहुत जहर जैसा होता है, उबाऊ होता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा करने वाला होता है, दिल उखड़ जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस दौर से गुजरता हूँ, लेकिन अपने आप को संयत करके आप देखें, लगभग 1.5 साल के ऊपर होने जा रहा है पर डे। अगर मान लीजिए किसी दिन तबीयत गड़बड़ हो गई, किसी दिन बहुत माइंड अपसेट रहा, तो 2 दिन का गैप कभी कई बार हो चुका है। लेकिन ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही मेरे एक बार माइंड में आया कि रहने दूँ, फिर माइंड में आया कि नहीं बच्चे इंतज़ार करेंगे, लाओ बोलते हैं, जो परमात्मा बुलवाएगा बोलते हैं। आपने देखा एक छोटा सा, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, आपका निजी मामला है, उसमें मैं टोका टाकी नहीं करता। हम अपने स्वतंत्र मूल्य का आनंद लेते हैं। जैसे जो मुझे पसंद है, बात समझें हमारी, जो मुझे पसंद है
जो चीज़ें मैं खुद लाइक करता हूँ, मुझे जचती हैं, उसका खुलेआम अपने मंच पर मैं प्रचार करता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रोपोगेंडा या किसी पार्टी को जनरेट करना, उठाना नहीं, अपने स्व आनंद के लिए। जैसे किसी आदमी को वेजिटेरियन फूड अच्छे लगते हैं, किसी को नॉन वेज अच्छा लगता है, तो जिसको जो अच्छा लगता है उसी में तो कहता है कि बहुत मज़ेदार है। ऐसे ही ये अपने स्व आनंद का विषय है। मैं आपसे कहूँगा कि आज के घटनाक्रम में जो तीसरे एनडीए सरकार के तौर पे देखा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप कैसी भी धारणा रखते हो, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि यह शख्स लगभग 21-23 साल से सत्ता में है, मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री। लेकिन आप देखें, कुछ तो खासियत है, डेडिकेशन देखें, इतने लोगों को देखें रैली में। जैसे नाम मान लीजिए मोदी जी का ही अकेले चलता है, कितनी रैलियां करते हैं, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, कैसे वो कंट्रोल करते हैं, इसका अगर आप ईमानदारी से तह में जाना चाहेंगे तो आप अपने आप को बहुत छोटा पाएंगे और आपकी परेशानी बहुत छोटी सी नज़र आएगी। जिस परिस्थिति से एक आम कार्यकर्ता के हैसियत से वहाँ तक वो पहुँचे हैं, और तमाम नेता का इतिहास अपने ही देश के फलक पर नहीं, विश्व फलक पर दिग्गजों, नेल्सन मंडेला का नाम आता है, मार्टिन लूथर का नाम आता है, लेनिन का नाम आता है, तमाम दिग्गज, अब्राहम लिंकन का नाम आता है। ये वो दिग्गज नेता हैं अपने अपने राष्ट्र के, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में बहुत कुछ झेला है। आप ये समझ जाएं, बराक ओबामा, उनको भी रंगभेद का बुरी तरीके से शिकार होना पड़ा था। काले वर्ग से वो पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के। बताइए, आधुनिक सदी चल रही है तो हर देश, परिस्थिति, काल, गांव, क्षेत्र, इलाका, शहर, नगर, महानगर, है ना, इन परिस्थितियों में जहां आपकी पैदाइश है, जहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको तमाम जटिल परिस्थितियों से दूर होना पड़ रहा है, पर डे का रोना रहता है। आप इन्हीं प्रसंगों से अपने आप को संभालें। कभी कभी तो हेल्थ ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं, आप लोगों से ऐसा जुड़कर वर्क का काम है, क्योंकि ये टोटल का टोटल दिमाग का काम है। मेरे ब्रेन पर, मेरे दोनों आँखों पर, इन सब चीज़ों का एक वर्क लोड पड़ता है। और ये कोई भी काम, जैसे जो आदमी रेगुलर कंप्यूटर पे 8 घंटे काम करता है, उसको उसके प्रिकॉशन लेने होते हैं। जो आदमी एक चेयर पर 10 घंटे बैठता है, उसको प्रिकॉशन लेने होते हैं। शरीर एडजस्ट करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मशीन है, तेल डाल दिया चलता ही रहेगा, नहीं। ये एक इसकी एक सिस्टम है, और हर व्यक्ति की अलग अलग है। किसके शरीर में किस विटामिन की कमी है, किसमें क्या एंजाइम्स ज़्यादा सक्रिय हैं, कौन से हार्मोन्स ज़्यादा सक्रिय हैं, कौन नहीं है, ये सब बड़ा मायने रखता है। खान पान कैसा है, किस परिस्थिति में वो व्यक्ति है, कितना दुबला, कितना मोटा, कितना पतला, इन सब चीज़ों का आपके भौतिक जीवन में बड़ा असर होता है। इसलिए मैं रोज कहता हूँ, अपने हेल्थ का केयर बहुत अच्छा कीजिए। स्वस्थ चित्त रहना, जो आप 84 के रियांड, आप विकृत चित्त की अपेक्षा स्वस्थ चित्त, उसके अपोजिट स्वस्थ चित्त रहना एक आज के युग में चुनौती है। स्वस्थ चित्त का मतलब ये नहीं कि शरीर से मोटा तगड़ा और थोड़ी सी बात में बीपी हाई हो जाए, ये स्वस्थ चित्त नहीं। स्वस्थ चित्त हेल्थ से तो हो ही, भीतर आंतरिक गुणों से, जो मैंने कहा ना, स्व आनंद में मस्त रहना, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से द्वेष, न किसी की जलन, न किसी की बुराई, न भलाई, अपने में स्व में मंद, वो मंद मंद निमग्न है आनंद से, तो समझिए लाइफ अच्छी है। उसमें पद मायने नहीं रखता, पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन इसका कहने का अर्थ ये भी नहीं कि पद निरर्थक है और पैसा निरर्थक है। असल में दोनों के पीछे जो गरिमा और वैभव का चमक है, बगैर दोनों के नहीं आएगा। आप ऐसे ही यूं ही बहुत अच्छे पैसे कमाएं, तमाम संस्था वाले बहुत अच्छे पैसे निकालते हैं, लेकिन सोसाइटी में जहां ये सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव बोध हमें होता है, और हम चाहे टार्ट में डिफामेशन पढ़ रहे हों या क्रिमिनोलॉजी में पढ़ रहे हों, 499500 पुरानी वाली आईपीसी, उसमें आप देखें तो जो तत्व है उसमें मानहानि के विरुद्ध जो प्रतिष्ठा है वो किसके बीच स्थापित है?
हवा में, निर्वात में, जंगल में, समुद्र में, वीरान में नहीं, आम जनमानस में, जहाँ राजतंत्र चलता है, जहाँ लोकतंत्र अपने आप को स्थापित पाता है, यानी जिसको हम समाज कहते हैं, सोसाइटी। सोसाइटी की मान्यताएं, चाहे सोसाइटी कैसी हो, उसके लोग कितने रिचुअल हों, कितने नॉन रिचुअल हों, कितने ऑर्थोडॉक्स हों, कितने वो कंटेम्प्रेरी लाइफ जी रहे हों, कितने मॉडर्न लाइफ की वो विचारधारा से हों, कितने बहरूपीय हों, फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी सबकी सोसाइटी ही कहलाती है। अगड़ी पिछड़ी मध्यम वर्गीय ये अलग माजरा है, लेकिन ये ध्यान रखें, अगर अपनी मान प्रतिष्ठा और अपना वैभव का स्वभोग, सुख भोग या उसका अर्जित आनंद का लाभ प्राप्त करना है, भोगना है, तो सोसाइटी चाहिए ही चाहिए। अब देखें, जिन मंत्रियों को शपथ दिलाते हुए पीछे से अलाउंस होता था, ये फला समाज के हैं, वाल्मीकि समाज के हैं, यादव वर्ग से हैं, फलनमा। मैंने देखा कि जाति की जो सच्चाई संविधान में औपबंधित ही है, मंडल कमीशन के बाद, मंडल केस के बाद इंदिरा साहनी वाले, वो आवश्यक रूप से बलपूर्वक कहा भी जा रहा है। और पूरा विश्व अतिथि के सामने, विदेशी अतिथियों के सामने, भारत की सगरों जनता कितना भी बुद्धि रखती हो, कितना भी आदर्श और दर्शन समझती हो, लेकिन वो जाति को पूरे सौष्ठव के साथ गरिमापूर्ण ढंग से स्वीकार कर रही है। किसी को किसी से अनुचित नहीं लग रहा। इसका अर्थ क्या होता है कि आप इन्हीं परिस्थितियों और इन्हीं रंगों रोगन के सहारे ही पद प्राप्त करके ही गरिमा हासिल करेंगे और धन प्राप्त करके ही वैभव पाएंगे। दोरों से वैराग्य भावना, दोरों के बारे में बार बार ये कहना कि एक दिन तो सबको मर ही जाना है, ये नकारात्मक सोच है। आपको जोरबादी बुद्धा वाले फंक्शनिंग पावर पर आगे बढ़ना चाहिए कि आध्यात्मिक विकास तो आपका हो ही, लेकिन सामाजिक रूप से आपके परिवार में और आप में पैसे का अभाव नहीं होना चाहिए। जिंदगी मयस्सर हो जाती है तो जीवन के सामान्य सुख दुख सुविधाओं को छोड़ दीजिए, जीवन के सामान्य सुख सुविधाओं को छोड़ दीजिए। आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसिकल चिकित्सा के लिए, मेडिसिन के लिए, टेक केयर के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर वो लाइफ बहुत महंगी हो जाती है, दुरूह हो जाती है, वो रेतीली हो जाती है, रेहार जैसी हो जाती है, नीरस हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, अपने बच्चों के सामने एक अबूझ, एक अनउत्तरित भाव का प्रश्न पैदा करवाती है। बच्चे सवाल भी करते हैं कि पापा आपने क्या किया, कितना पढ़ाई करी, क्यों नहीं आपको सर्विस मिल पाई, क्या बात थी, इत्यादि। तो इन सब परिस्थितियों के बीच में ये जो प्रसंग आज का हुआ, उसको प्रेरणा के तौर पर लेते हुए इंतजार ही मात्र मत करना, पढ़ते रहना, क्योंकि जब अचानक ये वैकेंसी आ जाएगी, अभी भी बच्चे लगातार पूछते ही रहते हैं, उनका काम ही ये पूछना। हम भी करीब 20-22 दिन के बाद जाके कमेंट बॉक्स में 20-22 दिन के वीडियो का एक साथ कमेंट में जवाब दिया, और तमाम बहनों से मैंने कहा, बंधुओं से कहा कि जैसे अब तक वेट किया है, जून वेट कीजिए, जून में भी आ सकता है, जुलाई में भी आ सकता है। अब यही हर कोई कह सकता है, किसी के बारे में इसको लेकर मिथकीय नहीं होना चाहिए। आपके सारे सामने, आप लोगों के सम्मुख हर प्रकार की पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, कंडीशनल सारी परिस्थितियों का चर्चा हमने कर दी है, और ये बता रखा है कि निश्चित वैकेंसी वैकेंट डिस्क्लोज होगी, आप लोग उसका फॉर्म अप्लाई करेंगे और एग्ज़ाम भी देंगे, प्रारंभिक दोनों का इसी साल, मेंस दोनों का अगले साल होगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा दोनों की इसी साल होनी है। यह माइंड सेट रख के आप पढ़ाई करेंगे तो आपको निराशा नहीं आएगी। अपने आप को वर्तमान बनाए रखना और उस मनोभाव से सतर्क, मजबूत और स्फूर्तवान बनाए रखना, जिससे आप प्रतियोगिता में बेहतर कर पाएँ, बहुत बड़ी चुनौती है। कह देना मुख से आसान है, लेकिन जो परिस्थितियों में जूझ रहा होता है वो बहुत मुश्किल घड़ी होती है, वो पढ़ नहीं पाता, वो कई महीनों गुजर जाते हैं, किताबें नहीं पलट पाता, छू नहीं पाता, पलटने की बातें छोड़ दीजिए। लेकिन तमाम मेरे अधिवक्ता साथी बंधु ऐसे हैं जिनका परिवार मिडिल क्लास, अपर क्लास है, जिनमें सपोर्ट या उनका खुद का कोई अपने ही जोड़े में किसी एक पैरेलल जोड़े का, मान लीजिए अगर वाइफ तैयारी कर रही है तो हस्बैंड तैयारी कर रही है तो वाइफ, किसी प्रोटोकॉल जॉब में है और एक छोटी इनकम उसको पर डे मिलती है, स्मूथली उसकी लाइफ चल रही है, तो उसको उतना बर्डन, उतना स्ट्रगल नहीं झेलना पड़ता। दिक्कत उस बच्चे को लिए है जो अपने पिता, भाई, बंधु या किसी अपने
रिलेटिव या अपने पेरेंट्स के भरोसे है और तैयारी भी करता है, उसके लिए बहुत कठिन होता है। एक एक दिन आज के ज़माने में, आज के भौतिक समाज में एक आइसक्रीम आ जाए तो प्रयागराज में तो रहते हुए बच्चों का मैंने प्रत्यक्ष अनुभव खुद अपने लाइफ से पाया है कि आइसक्रीम भी लेने के लिए उसमें भी रेट देख लिया जाता है, किस रेट की है भैया। तो अपने अपने रेट और इकोनॉमी के हिसाब से आदमी आइसक्रीम खरीदता है। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं, हर आदमी के कमरे में चिल्ड वाटर नहीं उपलब्ध है, मटके से काम चलाता है प्रयागराज का युवा। स्टूडेंट चाहे दिल्ली में हो, मुखर्जी नगर में हो, गांधी विहार में हो, नेहरू विहार में हो, राजस्थान के जयपुर में हो, कोटा में हो, मध्य प्रदेश के इंदौर में हो, जबलपुर में हो, राजस्थान के ग्वालियर में हो, उत्तराखंड में हो, कहीं भी हो, बिहार के पटना में हो, तैयारी अगर कर रहा है तो ये मान के चले कि कोई उसे पूछेगा नहीं अगर वो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से लो फैमिली का युवा है, युवती है, तो वो सारा कुछ खुद झेलना पड़ता है। और ये भी मैंने अनुभव पाया, एक क्षण के लिए आपको लगेगा कि आपका परिवार, आपका रिलेटिव, आप देखते हैं मीडिया में तमाम बातें चलती रहती हैं कि रिश्तेदार किसी के नहीं होते, असल में आप भी किसी के रिश्तेदार हैं। और ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपकी भी स्टेमिना ये गंवारा नहीं करती कि आप सारे रिश्तेदार का खर्चा उठाएं। ज़िंदगी अनिश्चित है, कल क्या हो जाए पता नहीं, कितना हेल्थ केयर के लिए लग जाए पता नहीं। इसलिए हर आदमी कुछ जमा पूंजी रखता है, कुछ एफडी बैंक बैलेंस रखता है। वो आपको क्यों देगा? आपके भले रिश्तेदार हैं, यह भी जानता है कि आपकी माली हालत खराब है, लेकिन स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। हर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा पालन पोषण करना चाहता है। महंगाई के ज़माने में खर्चा है। आज के ज़माने में अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हों और दोनों लगभग लाख 1.5 लाख के आसपास महीने सैलरी पाते हो, तो भी अपने से पैदा होने वाले एक बच्चे की सही से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रा सोचें, अगर आपकी इनकम नील बटे सन्नाटा है, आप भाई बंधु या किसी के भरोसे सरवाइव कर रहे हैं, तो कितना बैक है लाइफ। और जब आप कभी इस साल 2 साल 4 साल आगे जाके पाएंगे भी, तो आपका जो ये समय चला जा रहा है ये थोड़े रिटर्न होगा। ये ऊर्जावान युवापन जो आपके भीतर से घट रहा है ये दोबारा थोड़े आएगा। आप खुद रियलाइज करें कि आप 22 साल 24 साल में जितना ढंग से पढ़ लेते थे, क्या आज पढ़ लेते? नहीं पढ़ पाते, और परिस्थितियां हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो अवसर इस बार है, 5 अवसर है। हायर जुडिशरी नंबर 1, लोअर जुडिशरी आएगी 2, एपीओ 3, आरओ 4, पीसीएस 5। इन 5 में से अगर कहीं भी आपकी कहीं भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात नहीं करता, क्योंकि उसमें पेट अनिवार्य है, और जो पेट वगैरह करता है वो कम से कम एचजीएस तो नहीं दे सकता। ऐसे में उस कंडीशन में आम जॉब की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमसे जुड़ी हुई अधिकतर युवा जुडिशरी की तैयारी के लिए ही तत्पर हैं या हमसे जुड़े हैं, चाहे वो एपीओ बनना चाहते हों, चाहे सिविल जज जूनियर डिवीज़न, और चाहे वह हायर जुडिशरी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इन्हीं तीनों को प्रपेक्ष करके हमारा चैनल केंद्रित है। तो इसमें अगर आप इन्वॉल्व हैं और देना है इस बार, तो आप ये महसूस करें कि जितना हाई सिलेबस है और जो सिचुएशन है, वर्तमान में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। हालांकि चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रिकुटी तनने से लाइट की आपूर्ति ठीक ठाक है, उतना नहीं कटौती हो रही जितना इलेक्शन के दिन और जस्ट उसके पहले कटना शुरू हो गया था। ये भी एक चुनौती है कि आप जब पढ़ के एकदम खुलकर रेडी हैं, आप बोलना चाहते हैं, उसी समय लाइट कट गई, पसीने पसीने हुए जा रहे हैं, कमरे में इन्वर्टर तक की व्यवस्था नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जो आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ एक साधारण से जीवन के लिए के साथ, मैं चाहूँ तो वैसे सब व्यवस्थाएं कर लूँ, उसमें निवेश कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। ज़िंदगी जैसी है उसमें आंतरिक तेज होना चाहिए। पहचानने वाले भले ज़्यादा ना हों, लेकिन जो भी पहचान लेंगे वो ये समझ जाएंगे कि ये सर मात्र नहीं हैं, बल्कि सोने या हीरे को परखने वाले ये जौहरी हैं। तो उस हिसाब से आप हमारा और आपका कनेक्शन है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी बातें या हमारे द्वारा चलाए गए कार्यक्रम से अगर आप जुड़े हैं, क्लासेस से जुड़े हैं, उसका क्या प्रयोज्य रहा है, वो कितना बेनिफिशियरी के तौर पर आपके लिए
काम कारगर रहा है उसकी चर्चा अगर आप किसी भी अन्य अधिवक्ता साथी या गैर व्यक्ति से भी कर देते हैं तो हमारे लिए वो एक प्रकार से आपूर्तिजनक है, हमारा सहयोग ही आप कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो कंडीशन है, आप सवाल फिर पूछेंगे कि कब तक, तो मैं यही कह देता हूँ कि 23 जून के बाद और जुलाई के बीच में कभी भी, वैसे जून में ही पॉसिबिलिटी बनती है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस हिसाब से चीज़ों को अन्वय विनमय में लगी है, आने वाले नेक्स्ट हफ्ते में कुछ बड़ा डिस्क्लोज रिजल्ट आ सकता है, उसमें आपकी वैकेंसी भी हो सकती है, क्योंकि सरकार बिल्कुल अब कुछ करने के मूड में है, खास करके भर्ती के सेक्टर में, क्योंकि बिहार में भी अगले साल इलेक्शन होना है, तो वहाँ एक चुनौती है। तो बिहार में भी ये सुनने में आया है, चूँकि अगले साल विधानसभा का चुनाव है, तो आप लोगों को वीडियो बंद करते करते एक जानकारी दे दूँ कि वहाँ जो अभियोजन अधिकारी के पदों पर कार्यरत हमारे शिष्य हैं, उन लोगों ने हमको फ़ोन करके बताया, सर अपने स्टूडेंट को बोल दीजिए रेडी रहें, लगभग 200 पद नए बिहार एपीओ के आ सकते हैं 100 दिन के अंदर। तो 100 दिन का मतलब वही हुआ कि आप लोग अगर यूपी जुडिशरी या एपीओ भर चुके होंगे, अगर इस महीने नहीं आती, डिले करके आती है, तो जुलाई अगस्त में आप भरेंगे। अभी तो जून चल रहा है, आज 9 तारीख है, 10 तारीख हो गई है। मैं इतना ही कहूँगा कि इन सब चीज़ों का उधेड़-बुन आप स्वाभाविक आपके दिमाग में चलेगा, मेरे कहने से वो नहीं रुकेगा, लेकिन इतना हौसला रखिए कि जो कंडीशन है और वो आपके लिए अकेले मात्र नहीं है, वो पूरे समस्त कंपटीटरों के लिए एक साथ है। इसलिए अपनी आशा को मत तोड़िए, हिम्मत बांधे रखिए, पेशेंस रखिए। ठीक है, इंतज़ार करना पड़ रहा है, बहुत दुखदाई है, अनिश्चय बना रहता है, क्रोध आता है, लेकिन क्या करेंगे, जहाँ चीज़ें अपने नियंत्रण में ना हो, वहाँ कभी कभी जब दिमाग काम ना करे तो परमात्मा पे छोड़ना चाहिए। उससे आप बहुत कुछ रिलैक्स जोन में जा सकते हैं और आपका दिमाग बौखलाने से, प्रतिक्रिया स्वरूप घटिया या विवेकहीन शब्दों के इस्तेमाल से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य सीरियस उन अधिवक्ता मित्रों के साथ पहुँचाएँ जो कम से कम 2 बार से ज़्यादा मेंस लिखे हों या एक से कई बार वो इंटरव्यू फेस कर चुके हों। हमारे पढ़ाने का जो लेक्चर क्लास होता है, मीडियम तो हिंदी रहता है, लेकिन मेरे पास समय की कमी है, इसलिए नहीं तो मैं इंग्लिश के क्लासेस के लिए, बैच के लिए भी सोच तो रहा था, लेकिन उसमें उस स्तर पर अभी निवेश नहीं कर सका हूँ और ना अभी करना ही चाहता हूँ, भले वैकेंसी आ जाए, क्योंकि हमारा आप जानते हैं खुद का भी एग्ज़ाम है। अब देखिए परमात्मा प्रीलिम्स में क्या करवाता है। मैं तो अपनी शक्ति के साथ जितना हो सकता है आप लोगों से जुड़ा हूँ, इसी में हमारा समय भी गुजरता है, जाते हुए तो पता नहीं चलता, लेकिन जब कभी कभी एनालिसिस की बारी आती है और पुराने कानून जो पिछले ही बार 2020 में बेहतर ढंग से हमने तैयार किए थे, उसका सब पलीता लग चुका है, भूल गया है। अब वो दोहराऊँ या जो नए 36 एक्ट हैं उनको कवर करूँ, एक बड़ी विचित्र चुनौती है, लेकिन इन्हीं परमात्मा पे छोड़कर गाड़ी धीरे धीरे सरक रही है। ठीक है, तो आने वाले कुछ चंद दिनों में बहुत कुछ साफ होगा, वैकेंसी आएगी। एक सुगठित सकारात्मक भाव लेते हुए आप लोग जमकर तैयारी करते रहिए। इस आए हुए अवसर को खाली मत जाने नहीं देना है, बल्कि अपने अपने ताकत से, अपने अपने अध्ययन के स्तर से, सर द्वारा कहे जा रहे इन सारी बातों से प्रेरित होकर और अपने अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलता हूँ। अगर आप हमारे द्वारा चलाए गए बिहार एचजेएस मेंस, यूपी एचजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज या जूनियर डिवीज़न एपीओ की मेंस या प्री की टेस्ट सीरीज से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने, 7705090393। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉलिंग नहीं होती। कभी कभी अगर बैलेंस है या मैंने उस मोबाइल को ओपन कर रखा है तो कॉलिंग भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर वो ऑफ रहता है। तो आप उस पर जब व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना पर्सनल प्रोवाइड कराएंगे और आप उससे बातचीत करके अपनी जिस भी सिचुएशन या समस्या के लिए एडवाइस लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा भी समय बहुत व्यस्ततम वाला रहता है, बिल्कुल समय नहीं मिलता। आज का वीडियो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अब रात के समझ लीजिए जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2:30 बज रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, और ऐसे लगभग रोज़ होता है। 1.5 साल के ऊपर हो गया इसे कंटिन्यूअस चल रहा है। तो वही परमात्मा जो आप लोगों से जुड़वाया है, उसी की प्रेरणा शक्ति से हिम्मत बांध के बैठता हूँ
कभी कभी किसी भाव में कुछ चीज़ें अगर अनुचित आपको प्रतीत हों तो उसको इग्नोर करें। हमारी भी एक सीमा है, हमारा भी एक अपना निजी स्वभाव है जिसके बसीभूत हम हैं, हमारी भी एक अपनी पसंद है जिसके बसीभूत हम आप हैं। इतना तो आप सब समझदार हैं, समझेंगे। और हमारे हर वीडियो के ऊपर जो आपका अपार प्यार दुलार मिलता है, हम उसके लिए अनुग्रहित भाव से आभार प्रकट करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलकर आज की वाणी को विराम देता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।